हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ न्यू थिंग्स रिलेटेड टू फिजिक्स क्लास 12। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो टार्क, और टार्क इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन P and E। थीटा इज एंगल बिटवीन P and E। अब देखते हैं, तो व्हेन केस लगाते हैं, कई केस के साथ में देखते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टाउ मैक्स PE साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी। इट मींस हम कह सकते हैं कि व्हेन एंगल बिटवीन P एंड E इज 90 डिग्री, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E व्हेन P and E is perpendicular to each other, it means when P and E are perpendicular to each other, then torque is maximum. It means when P and E perpendicular to each other, when P and E are perpendicular to each other, tau is max। tau की कितनी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। केस सेकेंड, when theta is equal to 0 और theta is equal to 180। तो दो केस ले लेते हैं। when theta is equal to 0, it means यहाँ पुट करें tau is equal to PE sin 0, और साइन 0 0 होता है। टाउ इज इक्वल टू 0, इट मींस टाउ इज मिनिमम। ओके, अब इधर आ जाते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू इस केस में भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मिनिमम। ठीक है, टाउ की मिनिमम की वैल्यू नियर अबाउट 0। ठीक है, तो दोनों केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, टाउ इज मिनिमम, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टाउ इज मिनिमम। तो देखते हैं, समझते हैं कैसे, किस केस में क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आ जाते हैं पहले वाले केस में। इसमें व्हेन थीटा इज, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, एंड डाइपोल मोमेंट माइनस चार्ज टू ये आपका प्लस, माइनस क्यू प्लस क्यू। मतलब it means the direction of electric field and the direction of dipole moment is same। Direction of electric field and the direction of dipole moment is same when theta is equal to 0। It means it is stable equilibrium। It means it is in stable equilibrium। stable equilibrium में इस केस में आते हैं, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन दोनों से कैसी है? 180। इट मींस यहाँ कोई माइनस चार्ज है और ये आपका प्लस चार्ज है।
ये डाइपोल बनाते हैं, ये लेंथ मान लेते हैं, जो भी आप मानना 2l मान लेते हैं, ये लेंथ जो है वो 2l कंसीडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज opposite to each other. It means tau is minimum, it is unstable. Unstable अनस्टेबल। अच्छा, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज दैट अगर हम इसको थोड़ा टिल्ट कर दें, इसको थोड़ा टिल्ट कर, ठीक है, इसको क्या किया, इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया, मान लेते हैं हमने क्या किया, मान लेते हैं इसको टिल्ट कर देते हैं, माइनस क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डाइपोल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ जाएगी माइनस के प्लस क्यू, ये डायरेक्ट। अगर हम इसे यहाँ पे थोड़ा, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये इधर किधर फोर्स लगाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इधर फोर्स लगाएगा इधर, तो थोड़ा भी फोर्स इसे लगाएगा तो ये क्या करेंगे, कपल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, कपल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये अपनी पोजीशन करेंगे, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा, फोर्स इधर लगेगा और ये इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। इस केस में क्या आ जाएगा, जैसे आप रोटेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फ्लिप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में क्या आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री में इक्विलिब्रियम पे तो होगा बट इट इज अनस्टेबल। ठीक है, तो दिस इज द टाउ मैक्सिमम एंड टाउ मिनिमम, and tau theta is equal to 0 stable equilibrium, and theta is equal to 180 degree, 180 is unstable equilibrium। ठीक है, अब आते हैं नया कुछ स्टार्ट करते हैं टॉपिक, देखते हैं भाई। जनरली हमको जो स्टडी करना है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई से भी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या तक जाना है हमें, गॉस लॉ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, स्टडी करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें एरिया वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कहाँ जाना है, गॉस लॉ जाना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी करने से पहले हमें एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर एरिया वेक्टर के इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम बहुत कंफ्यूज होंगे 2 डायमेंशन सरफेस में और 3 डायमेंशन सरफेस में, और हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया। तो देखते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमें दोनों केस में पता होना चाहिए। अगर सरफेस 2 डायमेंशन है तब भी पता होना चाहिए, और 3 डायमेंशन है तब भी पता होना चाहिए। तो इसकी डिफिनीशन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। एरिया वेक्टर क्या डिफिनीशन है, एरिया वेक्टर को ऐसे एरिया और उसके ऊपर क्या लगा दें, वेक्टर लगा दें, तो वो हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ सरफेस। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कोई 2 डायमेंशन सरफेस है। कैसा मान लेते हैं, 2 डायमेंशन। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई क्यूब है जिसकी साइड जो है वो p। तो अगर किसी 10+2 के स्टूडेंट से पूछेंगे एरिया वेक्टर क्या है, तो उसका आंसर डिफरेंट होना चाहिए।
इस ट्यूब के एरिया के रिस्पेक्ट में। अगर कोई हम 8th के स्टूडेंट से पूछे या 7th के, वो कहेंगे एरिया वेक्टर क्या है, तो वो जरूर बोलेगा कि एरिया इज इक्वल टू क्यूब पे एरिया क्या हो जाएगा, बी क्या होना चाहिए, ठीक है, क्यूब पे क्या एरिया होना चाहिए, बी क्यूब हो जाएगा। ये होना चाहिए एरिया वेक्टर। अगर हम 12th के स्टूडेंट से पूछेंगे देन वो हमें कुछ डिफरेंट बताना चाहिए, तभी ये फंडामेंटल। तो इसे क्या बोलते हैं, आई डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, जे डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, के डायरेक्शन। तो इस केस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन देखो, एक्स वाई पे किसमें, एक्स और वाई प्लेन में, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस है हुआ, मतलब जेड डायरेक्शन, यही तो हुआ भाई। ये वाई एक्स प्लेन में है या एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या है, जेड है। तो जेड की डायरेक्शन क्या हो सकती है, जेड इनवर्ट भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। तो इसका मतलब या तो लिखे हम कि ऐसे भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर बी स्क्वायर माइनस, मतलब हम 2 डायमेंशन सरफेस में एरिया वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो हम दोनों ले सकते हैं डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन भी ले सकते हैं और निगेटिव डायरेक्शन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 डायमेंशन, क्योंकि ये 2 डायमेंशन सरफेस है, तो 2 डायमेंशन सरफेस के केस में हम क्या करें, दोनों डायरेक्शन ले सकते हैं। तो यहां लेते हैं 2D सरफेस के केस में। तो 2D सरफेस को एक तो हम मान लें कि 2D सरफेस को क्या बोला जाता है, बताओ भाई। 2D surface is known as open, 2D सरफेस को जो है वो ओपन सरफेस बोला जाता है, एक चीज। दूसरी हम क्या है इसमें, we consider both direction, we consider both direction ऑफ एरिया। तो एरिया वेक्टर की हम दोनों डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, ठीक है भाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में कुछ चीजें क्लियर। तो अभी तो कहानी चल रही है एरिया वेक्टर। अच्छा, एक और लेते हैं कोई सरफेस, ये ले लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड, इस प्लेन में ये मान लेते हैं ए और बी। इसका हमें क्या निकालना, एरिया वेक्टर निकालना। तो इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा यहां से एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये किसमें है, वाई सॉरी एक्स और जेड में। एक्स जेड के परपेंडिकुलर क्या है, वाई। वाई की दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव, मतलब इसको हम इनवर्ट भी ले सकते हैं और आउटवर्ड, ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको क्या ले, हम इनवर्ट भी ले सकते हैं। तो इसका एरिया कितना हुआ, जनरली ए बी, ए क्रॉस बी, ए बी हो गया, और इसकी दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। तो ए तो होता है आई, ये होता है जे, ये होता है, तो या तो हम इसे लिख दें जे का पॉजिटिव डायरेक्शन के केस में, या हम लिख सकते हैं माइनस। तो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर के बोथ डायरेक्शन क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं। या सिंपली सबसे अच्छा फंडामेंटल है याद करने के लिए, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में भी कंसीडर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
या तो हम दोनों डायरेक्शन में हो, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तब पूछ सकते हैं वो इस टाइप का, या हम क्या करें कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम लें। इसका मतलब जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो उधर उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, मतलब फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों को सेम ले लें। जिधर फील्ड की डायरेक्शन हो उधर ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले लें, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो एक 2 डायमेंशन सरफेस में हम दोनों कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन भी और नेगेटिव डायरेक्शन। 2D सरफेस को क्या बोला जाता है? ओपन सरफेस बोला जाता है। इसमें हम दोनों डायरेक्शन कर दें, वी कंसीडर बोथ डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है, या फिर कहें एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और भी दूसरा ऑप्शन है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो उधर ही की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को कंसीडर करें। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं 3 डायमेंशन सरफेस में। 3 डायमेंशन सरफेस, तो 3 डायमेंशन सरफेस में क्या करते हैं? 3D सरफेस। एक तो ये पता होना चाहिए कि 3 डायमेंशन सरफेस को क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस। इसको क्या बोला जाता है? क्लोज्ड सरफेस। और अभी देखते हैं इस केस में क्या करते हैं। इनक्लोज्ड सरफेस मतलब 3 डायमेंशन सरफेस में इनक्लोज्ड सरफेस only outward direction of area vector is considered. Only outward direction of area vector is considered. ठीक है भाई, क्या करें? 3D सरफेस को हम क्लोज सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस में 3D सरफेस में ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज कंसीडर। अब देख लेते हैं, कोई मान लेते हैं हमारे पास क्यूब, ठीक है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में बात करें तो हमें केवल एरिया वेक्टर के आउटवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर करना, ठीक है। अगर हम इस प्लेन की बात करें, इनवर्ड डायरेक्शन भी होगा बट उसको कंसीडर नहीं करना, तो हमें क्या करना, केवल आउटवर्ड डायरेक्शन के एरिया वेक्टर को ही कंसीडर करना है, अदर चीजें नहीं। तो एक एग्जांपल हो लिया। दूसरा देख लेते हैं, कोई सिलेंडर है सपोज दैट, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन इधर होगा, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन इधर होगा, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन इधर होगा। तो हम क्या करें, 3D सरफेस में केवल आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें, अदर को कंसीडर ना करें, ठीक है। एक और ले लेते हैं, कोई स्फीयर ले लेते हैं, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्या लिखे हम, केवल आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें, फर्दर कंसीडर ना करें, ठीक है, और चीजों पे ध्यान ना दें। अच्छा, कोई स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर ले लिया, सपोज दैट रेडियस ऑफ स्फीयर इज, अब इसके सरफेस पे अगर सेंटर से कोई भी लाइन डालें तो वो हमेशा परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो इसे ऐसे डाल लेते हैं। ये मान लिया इसका सेंटर है जिसकी रेडियस है वो r। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, तो वो इधर डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है एरिया वेक्टर, और इधर भी हो सकता है। तो मोटा मोटा एक चीज हमें पता होना चाहिए कि सरफेस से कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। और अगर इन केस ऑफ स्फीयर है उसके सेंटर से जो भी लाइन ड्रा होगी वो परपेंडिकुलर ड्रा होगी। दिस इज नोन एज द एरिया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि 2 डायमेंशन सरफेस में केवल हम क्या करेंगे, दोनों को कंसीडर करते हैं, बट हमारे क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम कंसीडर कर लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इन 3D सरफेस क्या कंसीडर करें, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज कंसीडर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या, इसको क्या फाई से, तो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन passing through, number of electric line passing through, number of electric line passing through per unit area, per unit area, number of electric line passing through per unit area perpendicular to the प्लेन ऑफ सरफेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो फाई इज इक्वल टू होता है, ये सब वेक्टर फॉर्म में होता है, बट ये कैसा होता है, ये भी वेक्टर, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर, ठीक है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। या हमें पता है कि A डॉट B इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, AB cos थीटा। सेम फंडामेंटल यहां हम अप्लाई कर दें, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA cos थीटा, where theta is angle between किसके किसके बीच में, E and theta is angle between E and A, ये सभी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। theta is angle between E and A, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए। अब हम समझते हैं, इसका मतलब फाई है वो बेसिकली डिपेंड करता है ई पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और एरिया। इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। इट मींस अगर ई बढ़ेगा तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है। अभी चेक करते हैं, अगर एरिया बढ़ेगा तो तब भी फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगा तो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर एरिया भी ज्यादा होगा तब भी फाई की वैल्यू ज्यादा। तो हम मान लेते हैं कोई सरफेस हमारे पास, सरफेस मान लेते हैं,
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो अगर हम इसका एरिया बढ़ा दें, इसका हमने एरिया बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन क्या हो जाएंगे, एरिया बढ़ा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन सब क्या हो जाएंगी, ज्यादा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया, एरिया को बढ़ाया, तो नंबर ऑफ दोनों को क्या हो गए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं और एरिया को बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ उसी एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन ज्यादा पास होंगी और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर एरिया ज्यादा होगा तब भी फाई की वैल्यू है वो ज्यादा, ठीक है। यहां तक कोई फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं। तो हम कह सकते हैं कि फाई इज बेसिकली डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स एरिया। अगर एरिया ज्यादा होगी तब भी फाई की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तब भी फाई की वैल्यू ज्यादा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि हम लिखते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस। अब थोड़ा समझने की यहाँ पे कोशिश, क्या समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई है सरफेस, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सरफेस। ये हमारे पास कोई सरफेस, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसकी अगर हम बात करें, ये मतलब क्या है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमारे पास ये डायरेक्शन क्या हो गई, ये आपकी हो गई एरिया वेक्टर। सपोज दैट ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बना, कितना एंगल बना रहे, थीटा। तो इसको हमें कंपोनेंट में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर वाला डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा, और इधर वाला क्या आ जाएगा, ई, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू फाई, देन फाई हो जाएगा ई, तो इसे ऐसे लिखें तब ज्यादा ठीक। फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई कॉस थीटा। एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो कॉस थीटा के साथ में, इट मींस एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेना है जो कॉस थीटा के साथ में हो, साइन थीटा के साथ में है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक इसी में न्यूमेरिकल बना लेते हैं, क्या न्यूमेरिकल, ये कोई सरफेस ले लेते हैं, ये कोई सरफेस ले लो, 2 डायमेंशन सरफेस ले लो, 3 डायमेंशन, तो अभी 2 डायमेंशन ही ले लेते हैं। ये आपका ए है और इसकी साइड जो है वो बी, ये हमारी, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंसिडेंट कर दी है, और ए एरिया वेक्टर है, ये थीटा कंपोनेंट, थीटा एंगल बनाती है तो इसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, ई साइन थीटा ये हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा ई कॉस, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाई इज इक्वल टू क्या, एरिया वेक्टर इज द प्रोडक्ट ए बी ई कॉस,
इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन में दोनों कंसीडर करते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, अगर दोनों गिवन है तो दोनों को करेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, यहाँ से भी देख सकते हैं हम दोनों क्या कह लें, सेम ले लें या cos थीटा वाले कंपोनेंट की तरफ। ठीक है, 3D में क्या लें, एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो उसी के ले लें, अदर को ना लें। तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आप सॉल्व कर गएंगे, कल हम बताएंगे। क्वेश्चन है इफ ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये आपके लिए है, असाइनमेंट में है। इफ ए इज इक्वल टू 6i प्लस 3j प्लस 8k, ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैलकुलेट the electric flux, calculate the electric flux through the surface of area 20 यूनिट, ठीक है, 20 यूनिट इन बाई जेड। तो ये आपको असाइनमेंट है होमवर्क में, ठीक है, आप ट्राई करें। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी यहीं से स्टार्ट करेंगे और गॉस थ्योरम को भी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करानी है बहुत सारी, इसमें आप कोशिश करें, आपके लिए असाइनमेंट। ठीक है, आज के लिए बस यही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। फिजिक्स क्लासेस बाय डॉक्टर अरविंद पाल। थैंक यू।